हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की मैगजीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और विज्ञान प्रगति मैगजीन अगस्त 2022 की आप लोगों के सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ओके। इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 30 रुपीज़ है, लेकिन मार्केट में मैगजीन को रखते नहीं है क्योंकि इसके ऊपर प्रॉफिट और मार्जिन बहुत ही कम होता है, इसलिए ओके। तो इसकी जो PDF है वो आपको यहाँ पर मैं फ्री उपलब्ध कराने वाला हूँ। देखिए, अगस्त की फ्री रहेगी, जुलाई जून और इससे पिछले के जो भी हैं वो सब पेड होते हैं, 10 रुपये में होती है ओके। बट ये वाली जो है वो आपकी यहाँ पर फ्री ऑफ कोर्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अब ये फ्री उपलब्ध कराने का क्या मकसद है उसको थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं ओके। मैगजीन है विज्ञान प्रगति, हम पिछले 2 सालों से पढ़ रहे हैं ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर मैगजीन के अंदर में यहाँ पर लिखा हुआ है सब इसके बारे में ओके। तो इस पर्टिकुलर मैगजीन के अंदर में ये बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। पेजेस की बात करूं तो इस मैगजीन के अंदर रिकॉर्ड 96 पेजेस हैं और इन 96 पेजेस के अंदर में सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी गई है जो मेरे समझाने के काम की बिल्कुल भी नहीं है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को मैं सिर्फ पढ़ूंगा और पढ़ने पर मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। कोई कंसेप्ट होता, कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको देनी होती, तब मेरा वीडियो बनाने का मकसद यहाँ पर बनता। हालांकि मैं इसको पूरा कवर करूँगा, जो भी कुछ काम का होगा वो मैं कवर करूंगा, लेकिन आप लोगों के पढ़ने के लिए भी इसमें ऐसी चीज़ें यहाँ पर छोड़नी पड़ेंगी जो कि मैं जिसको पढ़ करके 30-40 मिनट में उस चीज़ को पढ़ता, उस चीज़ को आप 10-15 मिनट में पढ़ के ख़त्म कर सकते हो ओके। और उससे आपको वोकैबुलरी भी यहाँ पर मिलेगी। हिंदी भाषी छात्रों के लिए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसकी PDF आप जरूर से यहाँ पर डाउनलोड कर लें, वो टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कोर्स यहाँ पर पड़ी हुई है ओके। याद रखना अगस्त की है, 2022 की, और इसी वीडियो के साथ में आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये सब आर्टिकल्स के बारे में है, खैर इनको हम जब देखेंगे तब देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें लिखा हुआ है विज्ञान की सुगंध बिखेरती संस्थाएं। तो इस पर्टिकुलर मैगजीन के अंदर में लगभग 30 से 40 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि साइंस के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं उनके बारे में दिया गया है। अब वो कब बनी, कैसे बनी, वो कौन कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च करती हैं, अलग अलग स्टेट की, नेशनल लेवल की, उनको हम देखेंगे। लेकिन हम UPSC और PCS को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चीज़ों को करेंगे, क्योंकि ये इस तरीके से पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है ओके। और आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हो जाएंगी, इतना फैक्ट रटेंगे तो कंसेप्ट दिमाग से निकल जाएंगे, और UPSC में जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के नहीं निकलते जो यहाँ पर दिए गए हैं, वो आपसे मिस हो जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन PCS के लिए कुछ हद तक ठीक हो सकते हैं ओके। अगर हम बात करें तो बहुत सारी यहाँ पर आपकी संस्थाएं बनी हुई हैं। उन संस्थाओं का मकसद क्या है? उन संस्थाओं का कुल मकसद ये है कि किसी भी तरीके से जो वैज्ञानिक अनुसंधान है वो आपको यहाँ पर लेकर के आना है ओके। वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे जैसे होगा तो विज्ञान के संचार का प्रयास पूरी दुनिया के साथ साथ इंडिया में भी यहाँ पर होगा। भारत में तो संविधान के अंदर ही लिखा हुआ है कि विज्ञान संचार को देश के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य बताया गया है। अनुच्छेद 51A(H) को उठा करके देखिए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसके अंदर में आपको ये बात मिल जाएगी। देश की आज़ादी के बाद जब राष्ट्रीय विकास के लिए विज्ञान संबंधी अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के महत्व को समझा गया, तभी यहाँ पर आपका साइंस पॉलिसी रेजोल्यूशन दैट इज कॉल्ड 1958 की विज्ञान नीति की घोषणा की गई। उसमें ये कहा गया कि सभी लोगों को वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में जागरूकता यहाँ पर फैलानी है। इसके अलावा भारतीय संसद में ऐसी कई और वैज्ञानिक जो नीतियाँ हैं उनको भी यहाँ पर लाया गया। तो ये इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर आगे बढ़ी, और फिर आप देखोगे नीचे धीरे धीरे चलते चलते आज़ादी के बाद विज्ञान संचार की प्रारंभिक इकाई बनी दैट इज कॉल्ड प्रकाशन एवं सूचना निदेशालय दैट इज कॉल्ड PID ओके। तो PID जो है वो 1951 के बाद यहाँ पर बनी, और इसकी जो स्थापना है वो CSIR के अंदर में यहाँ पर की गई। और ये आप देखोगे कि इस तरीके की पहली संस्था थी जो कि विज्ञान संचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। इसका मकसद ये था, जब इसको बनाया गया था, इसका उद्देश्य ये था कि जनसाधारण को विज्ञान की जानकारी साझा करने के अलावा जो वैज्ञानिक समुदाय हैं उनको वैज्ञानिक सूचना का संप्रेषण मिले, लोगों को लोकल भाषा में पता चले कि आखिर विज्ञान क्या होता है, उसके अंदर में तरक्की होना क्यों ज़रूरी है, क्यों जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैं वो ज़रूरी हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर उभर करके आई। ये जो आपकी PID यहाँ पर बनाई गई थी, इसी का नाम चेंज करके CSIR के अंदर में राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान यानी कि NIST पर नाम इसको यहाँ पर दे दिया गया। और इसने जो है वो PID का वर्तमान स्वरूप यहाँ पर हासिल कर लिया। इस समय ये अपनी लगभग 7 दशक की यात्रा पूरी कर चुका है। इसके अगर हम बात करें तो विज्ञान संचार के आंदोलन के रूप में उभर करके आया, और इसी के आंदोलन के रूप में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की स्थापना भी 1959 के अंदर में की गई। ये सब फैक्ट हैं, ये सब फैक्ट हैं, ये सब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये रटने वाली चीज़ें हैं, तो इनको रटा ही जाएगा ओके। तो इस चीज़ को देखते हुए थोड़ा सा आप लोगों को आगे बढ़ना है। देखो यहाँ पर ये इसका लोगो दिया गया है।
विज्ञान प्रगति मैगजीन और साइंस रिपोर्टर मैगजीन दोनों की दोनों मैगजीन्स जो हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर रिलीज़ की जाती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन CSIR के अंदर में वर्क करती है। CSIR के अंदर में निस्पर इसको कहते हैं। निस्पर की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। लोगों को विज्ञान के क्षेत्र में क्या तरक्कियाँ हो रही हैं उसे जागरूक कराने के लिए कई भाषाओं में मैगजीन्स जो हैं वो यहाँ पर प्रकाशित की जाती हैं। विज्ञान प्रगति मैगजीन जो है वो हिंदी भाषा में प्रकाशित होती है और साइंस रिपोर्टर मैगजीन जो है वो इंग्लिश भाषा में प्रकाशित होती है। एक दो मैगजीन और भी है, उसका भी जिक्र हम यहाँ पर कर लेंगे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये सब छोड़ो, ये सब आगे देखने के लिए मिलेगा, सब फैक्ट हैं, आपके पढ़ने के लिए ही छोड़ूंगा काफ़ी सारी चीज़ें। और ये सब आपको बताया गया है कि कितने अच्छे काम यहाँ पर किए गए वगैरह वगैरह। पहला आर्टिकल आ जाता है और लिखा हुआ है विज्ञान लोकप्रियकरण विशेषक, ओके, विशेषांक। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है वो एक ऐसे टॉपिक के रूप में उभर करके आता है। और ऐसे टॉपिक में अगर हम बात करें जो हिंदी भाषी छात्र हैं उनके लिए ये ऐसे का टॉपिक, यहाँ से कई सारी वोकेबुलरी आपको पता लगेगी जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। ये आर्टिकल बताता है कि हिंदी, विज्ञान और राष्ट्रीय एकता के बीच में क्या संबंध उभर करके आता है। ये जो है वो आपको यहाँ से कवर करना है। ये एक ऐसे टॉपिक समझो, लगभग 5 पेजेस का आर्टिकल है। और इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर एक खगोल विज्ञानी की अगर हम बात करें जिनका नाम है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, ओके, इन्होंने जो है वो बेसिकली ये जो ट्राइंगल है उसका उद्भव यहाँ पर किया, दैट इज कॉल्ड राष्ट्रीय एकता। उसमें विज्ञान और भाषा किस तरीके से महत्वपूर्ण हो सकती है। एक तो बहुत आवश्यक है, राष्ट्रीय एकता तो बहुत जरूरी है जिसकी वजह से हम विज्ञान के प्रसार को बढ़ावा देते हैं। और तीसरा यानी कि भाषा का इसमें योगदान बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये चीज़ें आप जब खुद से पढ़ेंगे, कितना सुंदर इंट्रोडक्शन यहाँ पर जो है वो एक स्टोरी से शुरू किया गया है, ओके, महाभारत काल की स्टोरी से इस चीज़ को थोड़ा सा उभार करके लाने की कोशिश की गई है। ये काम मैं आपके लिए यहाँ पर जो है वो छोड़ करके जाता हूँ। दिस पर्टिकुलर आर्टिकल आपको खुद को यहाँ पर कवर करना है क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इस चीज़ को ऐसा का ऐसे ही, ऐसे का ऐसे ही यहाँ पर पढ़ूंगा। इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो ऐसे के हिसाब से अलग अलग चीज़ें किस तरीके से निकलती हैं, वोकैब किस तरीके से निकलती है, उस चीज़ को आपको यहाँ पर कवर करना है। मैगजीन 90-96 पेजेस की है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ने की ज़रूरत है। आपको ये पूरा आर्टिकल कवर करना है। जितने भी हिंदी में लिखने वाले छात्र हैं जो ऐसे पेपर को हिंदी में लिखेंगे स्पेशली, उनके लिए यहाँ से काफ़ी कुछ जो है वो निकल करके आएगा। अगर उसने किसी भी तरीके से साइंस से रिलेटेड कोई भी ऐसे पूछा तो एक पर्टिकुलर ऐसे आप लोगों के लिए काम का हो सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर सबसे पहली जो संस्था आ जाती है, ओके, अब यहाँ से विश्व की संस्थाएं शुरू हो जाती हैं और सबसे पहली जो संस्था है वो आ जाती है आपकी NISPR, ओके, निस्पर। निस्पर के बारे में मैंने बताया, हिंदी में फुल फॉर्म है राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान। और इसको मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर बनी। पहले आपकी PID के रूप में बनी और उसके बाद अगर हम देखें इसका नाम चेंज करके जो है वो आपका निस्पर यहाँ पर कर दिया गया और इस तरीके से यहाँ पर उभर के आई। निस्पर जो है वो 3 अलग अलग तरीके की मैगजीन्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे एक है आपकी साइंस रिपोर्टर मैगजीन, एक है आपकी विज्ञान प्रगति, ये रही, और एक जो है वो आपकी उर्दू में साइंस की दुनिया के नाम से प्रकाशित यहाँ पर होती है। तो मेजरली जो पॉपुलेशन है उसको कवर करने के लिए हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में ये मैगजीन्स जो हैं वो प्रकाशित की जाती हैं। इससे ज़्यादा ना आपको जानना है इसके बारे में, ना हमें इसके बारे में जानना है, क्योंकि आज तक का इतिहास उठा के देख लिए UPSC का या PCS का भी, तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं निकला कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बताइए, और जो कि इतनी बड़ी भी नहीं है, सिर्फ मैगजीन प्रकाशित करने के लिए यहाँ पर जानी जाती है। हाँ, आपको अगर जिज्ञासा है कि विज्ञान प्रगति मैगजीन 1952 में शुरू हुई, ये इतने साल हो गए और इसके बारे में इतिहास जानना है, मज़ा आता है इन चीज़ों को पढ़ने में, तो पढ़ो, लेकिन एग्ज़ाम के लिए काम की नहीं है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं डायरेक्ट मैगजीन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ेंगे भी तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ओके, आप टाइम वेस्ट यहाँ पर करेंगे। हाँ, लेकिन अगर ऐसे लिख रहे हैं हिंदी में और यहाँ से वोकैब चाहिए तो आपको मिल सकती है। जैसे प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर के बारे में आपको यहाँ से जो है वो पता लग सकता है, बट ये मेरा काम नहीं हो जाता, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर मैगजीन उपलब्ध करा रहा हूँ। ओके, तो मैं आपको एक इस मैगजीन के अंदर पर्टिकुलरली जो है वो एक दिशा जो है वो देने वाला हूँ, बाकी के सारे काम जो है वो आपको यहाँ पर करने हैं। तो ये जो विज्ञान की पत्रिकाएं हैं जो निस्पर के द्वारा निकाली जाती हैं, देश के नागरिकों के लिए वैज्ञानिक जागरूकता का सृजन यहाँ पर करती हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों की जीवनी, साक्षात्कार, पुस्तक आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि किस तरीके की मैगजीन यहाँ पर प्रकाशित होती है। 2021 है, 2022 है, उन्होंने साइंस की दुनिया के 75 वर्ष की हमने पूरी मैगजीन कराई है। साइंस रिपोर्टर मैगजीन जब आई थी पिछले साल, तो पूरे 4 घंटे इसको यहाँ पर कवर किया गया था। 4 आवर की मैगजीन पर्टिकुलरली 75वीं स्वतंत्रता दिवस के ऊपर पढ़ाई गई थी और उसमें काफ़ी कुछ दिया गया था। ओके, फिर इसके डायरेक्टर कौन है या फिर किस तरीके से वर्क होती है, नॉट इम्पोर्टेंट।
साइंस रिपोर्टर और विज्ञान प्रगति की अगर हम बात करें द्वारा पृथक रूप से मई 2022 में प्रकाशित किए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस विशेषांकों का विमोचन, ये पढ़ा दी गई है। मई 2022 की साइंस रिपोर्टर और विज्ञान प्रगति आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां पर पढ़ा दी गई है। ये आपको जानने की जरूरत नहीं थी, उस पर्टिकुलर मैगजीन में क्या दिया गया था वो जानने की जरूरत यहाँ पर थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये किसी चीज़ की आपको जानने की जरूरत नहीं। और सार्स कोविड 2 में इन्होंने क्या किया वो भी आपको जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमारे पास और भी अच्छी चीज़ें हैं, लाइक WHO ने क्या किया, लाइक इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, वैक्सीन डिप्लोमेसी है हमारे पास, वैक्सीन इनइक्वालिटी का कंसेप्ट है, ये सब आपको नहीं पढ़ना। हिंदी और उर्दू भाषाओं में प्रकाशित होती है, इस चीज़ को इग्नोर करना है। तो ये जो इग्नोर करने वाली चीज़ें ये भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन भी निस्पर के द्वारा किया जाता है। हाँ, ये एक पॉइंट निकल करके आता है, इसका आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके अंतर्गत बहुत सारे लेखक, विद्यार्थी, विज्ञान के जो ज्ञाता हैं वो सब आकर के यहाँ पर मिलते हैं। ओके, तो कई सारी और गोष्ठियों का भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है, ये सब आप इग्नोर करेंगे। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट था तो इसको थोड़ा सा नोट करो। तो इस तरीके से आपको जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना है, क्योंकि 90 पेज हैं, आप सब नहीं पढ़ेंगे। जो काम की चीज़ें हैं सिर्फ उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। ये चीज़ इग्नोर करनी है कि एक गोष्ठी हुई, उस पर क्या विषय था और कहाँ पर हुई, ये सब इग्नोर करना है। अनुसंधान पत्रिकाओं की अगर हम बात करें तो उनका भी प्रकाशन यहाँ पर किया जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर नहीं जानना। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय CSIR निष्पर का एक महत्वपूर्ण अनुभाग निकल करके आता है। तो कभी कभी ये PCS जैसी जगहों पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में वर्क करता है। तो आपको याद रखना है कि निष्पर के अंदर में यहाँ पर वर्क करता है और पत्र पत्रिकाओं को जारी करने का काम भी यहाँ पर होता है। फिर शोध वगैरह तो जारी किए ही जाएंगे, उसमें कोई दो राह नहीं है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके बाद दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, जिसको कहेंगे NCSM। ओके, तो ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। देखो इनके इमेजेस दिए गए हैं कि ये किस तरीके से वर्क यहाँ पर करती हैं, लेकिन इमेजेस को इग्नोर मारो, क्योंकि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी पहली बार सुना होगा, तो जस्ट इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। देश में विज्ञान के बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, और अगर हम बात करें तो लाखों लोगों तक इस विज्ञान की जो गाथा है उसको ले जाने का विचार जो है वो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की एक शक्ति के रूप में उभर करके आया। और ये जो है वो संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको कहेंगे, जो नहीं है उसको इग्नोर करेंगे। आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद किस मिनिस्ट्री के अंदर में वर्क करता है, तो संस्कृति मिनिस्ट्री के अंदर में वर्क यहाँ पर करता है। संगठन मुख्य रूप से विज्ञान केंद्रों और मोबाइल विज्ञान प्रदर्शनी इकाइयों के नेटवर्क के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने और जनता के लिए कई विधियों का संचालन करता है। ये बस देख रहे हो आप, इस बस का क्या मकसद है? ये बस जो है वो पूरी दुनिया में घूम करके लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूक करने के लिए चलाई गई है। तो इसको यहाँ पर बेसिकली कहा जाता है आपका मोबाइल विज्ञान प्रदर्शनी, या फिर आपको उसको एग्जीबिशन वगैरह के तौर पर भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर है। और देश भर में लगभग 25 विज्ञान संग्रहालय अथवा केंद्र इसके अंदर में आते हैं। विज्ञान संग्रहालयों में दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। अभी तक इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जितना पढ़ाया उतना आप लोगों के लिए यहाँ पर जरूरी हो जाता है। इसका उद्देश्य मैंने बताया, लोगों के बीच में सामान्य जागरूकता को फैलाना इसका उद्देश्य हो जाता है। बाकी आपको इस पर्टिकुलर पेज से कुछ नहीं पढ़ना। ये मोबाइल विज्ञान प्रदर्शनी जो है उसको यहाँ पर लॉन्च करते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो लोकप्रिय विज्ञान पर केंद्रित व्याख्यान, अगर हम इसकी बात करें तो यह विज्ञान संचार का बहुत शक्तिशाली माध्यम है। ये तो बात सिंपल सी हो गई। यह संवाद विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। साइंस सिटी की बात करें, दैट इज कोलकाता, उसमें विश्व प्रसिद्ध संचार जिनका नाम है सोनम वांगचुक, उन्होंने हालिया व्याख्यान के दौरान इसी तरीके का संवाद जो है वो देखने के लिए मिला। याद रखने की जरूरत नहीं, बट आपको याद रखना है कि साइंस सिटी के रूप में कोलकाता को जाना जाता है, और वहां पर एक विश्व प्रसिद्ध संचारक सोनम वांगचुक ने हाल ही में व्याख्यान यहाँ पर दिया। बस इसको इग्नोर कर दो, नोट्स मत बनाओ इस चीज़ के। ओके, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप देखो इनोवेशन हब जो है वो यहाँ पर चलाते हैं, कितने हैं, कैसे सदस्य हैं, नोट इंपॉर्टेंट, आउटरीच गतिविधियाँ क्या हैं, या फिर आपकी भविष्य की क्या योजना है, तो इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन है पढ़ने के लिए, नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं पढ़ने के लिए, और इंडिया में भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और मिशंस हैं जो साइंस के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं, लेकिन इनका इंपॉर्टेंस भूल नहीं सकते, इसीलिए हम इनको थोड़ा थोड़ा कवर कर रहे हैं। उसके बाद आ जाती है राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, और इसको कहेंगे हम NCSTC। अब ये क्या चीज़ है, इनका लोगो भी दिया गया है साइड में, अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा इच्छुकता है तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो ये बेसिकली साइंस की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए ही एजेंसीज़ हैं, कुछ रिसर्च वगैरह में भी योगदान देती हैं पूरे देश में विज्ञान के लोकप्रियकरण की गतिविधियों को संयोजित करने के लिए।
भारत सरकार की एक राष्ट्रीय इकाई के रूप में इसकी स्थापना 1982 में यहाँ पर की गई थी और विज्ञान के संचार को लोकप्रियकरण के जनमानस पर व्यापकारी प्रभाव कार्यक्रम अभियान यहाँ पर लॉन्च करते हैं। इसके जो संस्थापक हैं, इस परिषद के संस्थापक भारत के दूरदर्शी वैज्ञानिक होते हैं। लाइक आप देखो कि विज्ञान संचार की महत्वपूर्ण हस्ती कह सकते हैं नरेंद्र कुमार सहगल जी यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। ओके, तो ये कई सारे बाल विज्ञान कांग्रेस उनका आयोजन करते हैं, साइंस एक्सप्रेस गठित करते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार देते हैं, ये सब चीज़ की जाती हैं। आपको इसमें से एक भी पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत के संविधान में 51A(h) के अंदर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये आपके लिए जानना जरूरी था। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंदर में वर्क करती है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि किस विभाग के अंदर में यहाँ पर वर्क करती है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं, बाकी ना तो आपको ये पढ़ना है ना ही आपको ये पढ़ना है। उसके अलावा ये सब इग्नोर मारो। इसके अंदर में आप देखो कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये लोग करते हैं। ओके, बच्चों को बेसिकली साइंस के बारे में अवेयर करने के लिए काम यहाँ पर किया जाता है। और इसी तरीके का STEM साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के क्षेत्र में वार्षिक कार्यक्रम भी ये जो हैं वो आयोजन यहाँ पर करते हैं। ओके, ऐसे ही ये साइंस एक्सप्रेस जो हैं वो यहाँ पर चलाते हैं। साइंस एक्सप्रेस बेसिकली ये एक तरीके से 16 कोच वाली ट्रेन है जो कि विज्ञान के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। इसमें अलग अलग तरीके के विज्ञान के इक्विपमेंट्स रख करके पूरी भारत में लोगों को जाकर के इससे अवेयर यहाँ पर कराया जाता है। थोड़ा थोड़ा याद रखो, सफिशिएंट है। इसके अलावा विद्यार्थियों को STEM यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और विज्ञान ऐसी ही सेम चीज़ जो है वो यहाँ पर निकल करके आती है, उसमें भी इंपॉर्टेंट जो है वो काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये देख रहे हो साइंस एक्सप्रेस, इमेज के जरिए समझते हुए चलो, सफिशिएंट है। ओके, साइंस एक्सप्रेस के जरिए इनको यहाँ पर जगह जगह पर बताया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर इग्नोर करनी है, ये वाला पैसेज इग्नोर करना है। और फिर अगर हम देखें तो हर साल आपको पता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। पूरे देश में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने की गतिविधियों को लेकर के जो DST है उन्होंने इस विज्ञान दिवस को मनाने की बात की थी। तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं ये भी इसमें वाद विवाद पेंटिंग्स वगैरह ये सब जो है वो यहाँ पर करते हैं। नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, बट ये एक छोटा सा फैक्ट आपको पता है पहले से ही। इसके अलावा अगर हम बात करें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्होंने देने शुरू किए इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसके बारे में हम डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, और ये पुरस्कार जो हैं 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। एक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर यहाँ पर करना है तो। ओके, UPSC इस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानता। हाँ, लेकिन ये यूनेस्को का पुरस्कार है, ये बड़ी चीज़ हो जाती है। दूसरा पुरस्कार है, जो ऊपर पुरस्कार थे उनको यहाँ पर छोड़ सकते हैं, दैट इज़ यूनेस्कोस कलिंग पुरस्कार। इसके बारे में तो UPSC भी क्वेश्चन पूछ सकता है। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार यहाँ पर जो है वो दिया जाता है। आम लोगों के लिए वैज्ञानिक विचारों को प्रस्तुत करने में अगर किसी ने असाधारण कौशल यहाँ पर दिखाया है तो यूनेस्को के द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। 1951 में उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री और कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री बीजू पटनायक जी को दान के बाद आरंभ किया गया था ये पुरस्कार। याद रखना इस चीज़ को, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यह पुरस्कार DST कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट और DST उड़ीसा सरकार द्वारा सह वित्त पोषित है। इसके अंदर में फंडिंग जो है वो इस तरीके से यहाँ पर दी जाती है। तो क्षमता निर्माण प्रभाग के द्वारा इसको प्रशासित भी किया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य उस व्यक्ति को पुरस्कृत करना है जिसका एक लेखक, संपादक, व्याख्याता, फिल्म निर्माता के रूप में एक विशिष्ट करियर रहा है और उसने विज्ञान एवं अनुसंधान उसको बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर जो है वो निभाई है। तो ये बेसिकली आपको जस्ट इतना यहाँ पर पता होना चाहिए कि किस तरीके से होता है। विजेता को लगभग काफ़ी सारा अमाउंट यहाँ पर दिया जाता है। अमाउंट वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। ओके, और अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके आगे लगभग वर्तमान समय तक भारत के सिर्फ 5 जो लोग हैं उनको यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है, जिसमें जगजीत सिंह आ जाते हैं। नरेंद्र कुमार सहगल जी के बारे में मैंने अभी आपको बताया। जयंत विष्णु नार्लिकर जी के बारे में आपको पहले पैसेज के अंदर में जानने के लिए मिल जाएगा। दोराई राजन बाल सुब्रमण्यम जी को मिला और यशपाल जी को यहाँ पर आपको मिला। ओके, तो ये 5 जनों को इंडिया के पुरस्कार मिला। आपको याद रखना है कि भारत के अभी तक 5 व्यक्तियों को कलिंगा पुरस्कार यहाँ पर मिला है। इसके अलावा अवसर नाम का प्लेटफॉर्म यहाँ पर इन्होंने शुरू किया 2018 में। इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पर शुरू किया गया और इसमें जो है वो फेलोशिप यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी, स्कॉलरशिप जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी और ये PhD और पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप यहाँ पर होगी। ओके,
तो ये जो है वो इस तरीके से आपका वर्क करेगा। पिछले 4 वर्षों से ये लगभग जो अवसर है वो 20,000 से भी अधिक प्रविष्टियाँ इसको यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। 700 से अधिक विज्ञान लेख भी इनको यहाँ पर मिले हैं। ये देख रहे हो अवसर के बारे में लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको इसकी पिछली वीडियो में भी पढ़ाया था। डेट्स कॉल्ड ऑगमेंटिंग राइटिंग स्किल्स फॉर आर्टिकुलेटिंग रिसर्च अवसर। ओके, तो अवसर जो है वो इस तरीके से यहाँ पर वर्क करता है। जब रिसर्च लिख रहे हैं तो वो किस तरीके से राइटिंग जो है उसकी यहाँ पर की जाए उसके बारे में लोगों को अवेयर यहाँ पर करता है। ओके, ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। फिर इंडिया साइंस चैनल के नाम से काफ़ी सारे चैनल्स यहाँ पर चलते हैं। आप देख सकते हो दूरदर्शन का अपना ही साइंस चैनल इस तरीके से यहाँ पर चलता था। डीडी साइंस के नाम से इंडिया साइंस है, इसमें साइंस में होने वाली तरक्कियों के बारे में लोगों को विजुअल तरीके से जो है वो यहाँ पर समझाया जाता है। OTT चैनल्स भी यहाँ पर खोले गए हैं। ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी अंदाज़ा यहाँ पर होना चाहिए, बाकी पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 से लड़ने के लिए इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया गया था, डेट इज कॉल्ड यश कार्यक्रम, और इसमें कोविड-19 से लड़ने की ही बात यहाँ पर की गई थी। A to Z वर्णमाला दी गई थी कोविड-19 की, और उसके बारे में जागरूकता फैलाने का काम इस प्रोग्राम के जरिए किया गया था। तो ये कुछ उपलब्धि थी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे ही आपको अगली ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मिल जाएंगी या अगले मिशन आपको मिल जाएंगे, दैट इज कॉल्ड आकाशवाणी और दूरदर्शन। ये दोनों जो हैं वो भी आपके लोगों तक साइंस के क्षेत्र में तरक्कियों को पहुंचाने का एक इम्पोर्टेंट माध्यम हो जाते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि जैसे हम पहले यहाँ पर मुद्रण माध्यम का प्रयोग करते थे लोगों तक, आप देखो कि मैगजीन वगैरह प्रकाशित हुई, जर्नल वगैरह प्रकाशित हुए, लेकिन उसके बाद रेडियो वगैरह आने शुरू हुए और सूचना के जो संप्रेषण का माध्यम था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। टेलीविज़न यहाँ पर आने शुरू हुए जिससे संचार को और ज़्यादा सशक्त बनाया गया। ये सब कॉमन चीज़ें हैं, ये UPSC के छात्रों को पहले से ही पता होती हैं। तो माध्यम बन गया ये, एक तो मनोरंजन का भी माध्यम बन गया, इसके अलावा दैनिक समाचार हैं, ज्ञान विज्ञान की चीज़ें हैं, लोगों तक इस तरीके से पहुंचाई जाने लगी। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद ऑल इंडिया रेडियो अर्थात आकाशवाणी के नाम से देश में वैज्ञानिक जागरूकता बढ़ाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देख सकते हो कि किस तरीके से हमने हर एक माध्यम का प्रयोग किया। DD दूरदर्शन के नाम से स्क्रीन पर सुंदर प्रस्तुतियों को करके विज्ञान का प्रचार प्रसार यहाँ पर जो है वो किया जाता था। ओके, इसके अलावा 1977 में देखें तो आकाशवाणी केंद्रों में विज्ञान प्रकोष्ठ जो हैं वो अलग से स्थापित किए गए। मतलब ये केंद्र होगा, केंद्र के अंदर यहाँ पर देश भर की खबरें सुनाई जाएंगी। इस पर्टिकुलर रूम के अंदर आपकी विज्ञान की खबरें सुनाई जाएंगी, और ये जो डेवलप किया गया 1977 में। ओके, इसके अलावा आप देखो नेशनल खबरें यहाँ पर आ जाएंगी, राजनीति से रिलेटेड खबरें यहाँ पर आ जाएंगी। समझ गए ना क्या बात कर रहा हूँ मैं? तो बस वही चीज़ें आपको जो है वो यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आगे बात करें तो कई सारी संस्थाओं ने मिलकर के कई सारे और कार्यक्रम भी बनाए, जैसे मेथड ऑफ साइंस के नाम से इन्होंने एक धारावाहिक यहाँ पर जो है वो निकाला और उसको दिखाते थे। ऐसे ही और बहुत सारे धारावाहिक यहाँ पर बने, लाइक ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ उसके ऊपर मेगा सीरीज जो है वो यहाँ पर आई, दहलीज नाम की जो है वो सीरीज यहाँ पर आई, कई सारे रेडियो नाटक यहाँ पर आए, और दूरदर्शन में ऐसा भी आया, भारत की छाप इस नाम से भी आया, टर्निंग पॉइंट के नाम से जो है वो चीज़ें जो है वो शुरू की गई। इंद्रधनुष नामक 13 भाग की श्रृंखला थी। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक आइडिया रखो कि हाँ इसकी मदद से भी हमने यहाँ पर काम किया है। फिर राष्ट्रीय लेवल की एक और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, और इसके बारे में भी हमको थोड़ा सा यहाँ पर जानना पड़ेगा। ओके, अगर हम बात करें तो NRDC की, इसके बारे में आपको 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और बेसिकली इसको आपका बनाया गया था 1960s के अंदर में। देश के जो दूर दराज वाले इलाके हैं वहाँ पर वैज्ञानिक प्रतिभा को ढूंढने के लिए, देख रहे हो, जो मतलब ऐसे छात्र हैं जो कि वैज्ञानिक बन सकते हैं, उनमें वैज्ञानिक बुद्धि मौजूद है, उन सभी को ढूंढने के लिए, उन्हें सुविधाएं देने के लिए, आविष्कार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 1960 में आविष्कार संवर्धन मंडल डेट इज कॉल्ड इन्वेंशन प्रमोशन बोर्ड, औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय के अंदर में इसको बनाया गया था। तो पहला पैसेज तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर किस लिए बनाया गया था। बौद्धिक प्रतिभा को उभारने के लिए, विज्ञान के संचार प्रसार के लिए नहीं, बौद्धिक जो क्षमता है उसको उभार करके लाने के लिए ये चीज़ यहाँ पर लाई गई थी। इसकी 2 फेमस पत्रिकाएं हैं, उसके नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। पहली मैगजीन है आपकी आविष्कार। मैं सोच रहा हूँ इन मैगजीन्स को भी किसी तरीके से जो है वो शुरू किया जाए, क्योंकि विज्ञान के बारे में काफ़ी कुछ बताती हैं। आविष्कार नाम की मैगजीन है, और दूसरी आपकी इन्वेंशन इंटेलिजेंस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैगजीन, बट UPSC के छात्रों को रिकमेंड नहीं की जाती, बट अभी जब मैं इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में देखूंगा तो पता चलेगा। ये 2 महीने में एक बार प्रकाशित होने वाली मैगजीन है, यानी कि बाई मंथली मैगजीन है, याद रखना, इन्वेंटरी इंटेलिजेंस। ओके,
और ये वाली जो है वो मंथली प्रकाशित होती है, आविष्कार वाली। तो ये दोनों मैगजीन कौन प्रकाशित करता है? ये वाला ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इट्स कॉल्ड NRDC। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको इसमें और कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये सब मैगजीन्स का प्रकाशन लगभग 1971 के आसपास यहाँ पर शुरू हुआ। ओके, आविष्कार वाली आप देख सकते हो। ओके, और कितने पृष्ठ थे कितने नहीं ये सब जानने की जरूरत नहीं। जैसे आप यहाँ पर देखो, जून 2022 का ये एडिशन है, एकदम लेटेस्ट एडिशन है, और इसमें मृदा विज्ञान और संधारणिकता के बारे में बताया गया है। तो यूपीएससी सिलेबस का पार्ट बनती है, लेकिन लोगों को पता नहीं है तो इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप देखो, इन्वेंशन इंटेलिजेंस के अंदर में 60 रुपीज़ के अंदर में आपकी जनवरी से फरवरी, यानी बाई मंथली है ना, तो 2 महीने की एक साथ यहाँ पर पब्लिश की जाती है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कवर किए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, खैर अभी इसको साइड में रखते हैं, बट ये वाली पर्टिकुलर मैगजीन जो है इसको पूरी करते हैं। इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए था। उसके बाद आ जाती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड विज्ञान प्रसार। विज्ञान प्रसार के बारे में भी आपको जानना है। ये इसका लोगो है, वेरी फेमस, कई बार इसके बारे में पहले भी यहाँ पर पढ़ाया है। और अगर हम देखें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंदर में बनाई गई थी। 1989 में इसकी जो है वो स्थापना यहाँ पर की गई, और लगभग 1994 में इसने गतिविधियों को पूरी तरीके से चलाना जो है वो यहाँ पर शुरू किया। आज ये करीब 300 से अधिक पुस्तकों को प्रकाशित भी यहाँ पर कर चुका है। और अगर हम देखें यहाँ पर आगे, तो कई सारे सम्मेलन वगैरह का ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारे साइंस चैनल है, ये सब चीज़ें भी ये लोग यहाँ पर चलाते हैं। ओके, DD साइंस इनके अंदर में चलता है। आप देख सकते हो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत दर्शन के मार्गदर्शन में विज्ञान प्रसार ने ही ये दोनों पहलू जो हैं वो शुरू किए थे, DD साइंस के नाम से और इंडिया साइंस के नाम से। ये दोनों आपको यहाँ पर पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर याद रखने हैं। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर पर भी इनके माध्यम से कई सारे ऐप जो हैं वो मिल जाएंगे, जो कि साइंस को थोड़ा सा लोगों में प्रसार करने के लिए यहाँ पर चलाए गए थे। ओके, और कई सारी और इधर उधर की वेबसाइट्स वगैरह दी गई हैं, जो कि आपको यहाँ पर नहीं देखनी है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कई सारे पुस्तक मेला प्रदर्शनियों में भी भाग जो है वो यहाँ पर ये तैयार कराते रहते हैं। कई सारी भाषाओं में मैगजीन प्रकाशित होती है। ये दिखाता है कि किस तरीके से लैंग्वेज का यूज़ करके लोगों तक विज्ञान का प्रसार जो है वो किया जा रहा है। ओके, इसके अलावा इसके अंदर देखें तो विज्ञान समाचार और फीचर सेवा उपलब्ध कराते हैं, नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। और इनका पोर्टल चलता है, दैट इज कॉल्ड ISTI पोर्टल। दिस इज कॉल्ड इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ओके, तो ये पोर्टल, वेब पोर्टल यहाँ पर है। इसमें डिजिटल उपस्थिति दर्ज जो है वो यहाँ पर बेसिकली इस पोर्टल ने कराई है। कई सारी परियोजनाएं स्टार्टअप वगैरह के लिए जो चल रही हैं, उन सब के कार्यक्रम वगैरह यहाँ पर तय किए जाते हैं। ओके, इसके अलावा देखें तो कई सारे फिल्म समारोह वगैरह में हैं, खगोलिकी से जुड़े रहते हैं, यहाँ से कुछ नहीं निकलता। अवसर के बारे में बताया क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा याद में रखना है कि अवसर का आखिर मकसद क्या है। इसके बाद बात करते हैं आगे, और यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी, दैट्स कॉल्ड होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र। ओके, और ये जो है वो बेसिकली आपका वर्क करता है TFIR के अंदर में, यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अंदर में। तो ये पॉइंट एक तो पहली बार ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये इसके अंदर में वर्क करता है। तो ये आपका टाटा मूलभूत अनुसंधान का एक राष्ट्रीय केंद्र है। इसकी स्थापना 1974 में जो है वो यहाँ पर हुई थी। मकसद क्या है? देश में विज्ञान और गणित शिक्षा में समता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने तथा जनमानस में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के लिए इसको यहाँ पर बनाया गया था। कैसे करता है वो आपके लिए जानना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और टाटा के सहयोग से जो है वो टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के अंदर में इसको यहाँ पर बनाया गया था। ओके, इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस भी 2002 से यहाँ पर मिला हुआ है। खैर, इसके अलावा हम इसके अंदर से और कुछ यहाँ पर नहीं निकाल पा रहे हैं फॉर द एग्ज़ाम पर्पज़, तो इसको बाकी को इग्नोर मारेंगे। ये आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये भी आपको कुछ नहीं पढ़ना। ई सामग्री वगैरह सारे इंस्टीट्यूशंस तैयार कर रहे हैं, तो ये कोई नया काम नहीं कर रहा है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, सब लोग ये सब काम यहाँ पर कर रहे हैं। नाउ देयर इज़ अ स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। आगे अगर हम देखें तो स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, और ये मेरा काम नहीं है इसको पढ़ाने का, आप लोगों के लिए ही ये मैगजीन जो है वो उपलब्ध करा रहा हूँ। जो भी गोवा PCS के बंदे हैं, जो भी गोवा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, वो लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ करके जाएंगे। गोवा के बारे में यहाँ पर दिया गया है। गोवा के अंदर विज्ञान की कौन कौन सी संस्थाएं हैं, लाइक ये है, ये है, ये है, ये है, इनके बारे में आप चारों के बारे में पढ़ करके जाएंगे। इसमें कोई इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मौजूद हुई तो उसको मैं यहाँ पर कवर कराऊंगा, जैसे कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यहाँ पर मौजूद है। ये सिर्फ और सिर्फ गोवा PCS के लिए ही नहीं, ये पूरे इंडिया के लिए यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक राष्ट्रीय लेवल का अनुसंधान संस्थान है। गोवा के लिए तो ज़रूरी है ही है। गोवा में विज्ञान के लोक प्रसार को बढ़ाने के लिए वहाँ पर सबसे पुराना समुद्री विज्ञान संस्थान जो है उसका नाम यहाँ पर आ जाता है। इसको NIO के नाम से जाना जाता है, NIO। ओके,
और इसकी अगर हम बात करें, भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान की एक प्रयोगशाला है, लेकिन इसने कई सारे शोध कार्य और समय समय पर स्थानीय स्तर पर भी लोगों में रचनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति जागरूक की है कि कैसे साइंस जो है वो आपकी लाइफ को और सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को चेंज कर सकता है। कई सारे कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन करता है। समुद्र विज्ञान में पुस्तकालय देश का सबसे बड़ा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जहाँ पर 35,000 से अधिक पुस्तक सिर्फ और सिर्फ ओशन टेक्नोलॉजी ओशन के ऊपर यहाँ पर जो है वो लिखी हुई हैं। वो ओशन टेक्नोलॉजी के ऊपर हो सकती हैं, ओशन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर हो सकती हैं, ओशन रिसोर्सेज के ऊपर हो सकती हैं, लेकिन हैं वो 35,000 से अधिक। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा गोवा का फेमस आपको मिल जाएगा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गोवा विज्ञान केंद्र। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये सभी को नहीं पढ़नी, ये सिर्फ और सिर्फ गोवा स्टेट सर्विसेज के जो छात्र हैं उनको यहाँ पर कवर करनी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी उत्तर प्रदेश की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की बात हुई है, ये इसका लोगो है। और सिर्फ वो पढ़े जो कि उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज का एग्जाम यहाँ पर देने के लिए जा रहे हैं। ओके, तो स्टेट वाला जो उत्तर प्रदेश का है वो देने के लिए जा रहे हैं। आपको पढ़ना है ये पूरा आर्टिकल, और इसी मकसद से मैं PDF को अवेलेबल करा रहा हूँ ताकि किसी का ये चीज़ें छूट ना जाएं। उत्तर प्रदेश वाले इसको जरूर से यहाँ पर पढ़ लें। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है जिसको मुझे कवर कराना है, दैट इज कॉल्ड वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। और ये बेसिकली आपका देखो तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना, इसको आपको पढ़ना भी नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ओके अगर हम बात करें वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की तो इसकी स्थापना 1961 में यहाँ पर हुई थी। और सिर्फ हिंदी नहीं बाकी सभी भारतीय भाषाओं में भी इसने शब्दावली को यहाँ पर विकसित किया था। देखो विज्ञान के अंदर काफ़ी डिटेल्ड शब्दावली यहाँ पर होती है, विज्ञान ही नहीं और भी सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उनकी अगर सिर्फ हिंदी भाषा में हमने शब्दावली रिलीज़ करी, मान लो डिक्शनरी या ग्लोसरी इसको कहते हैं, तो कुछ ही लोगों तक उसकी जानकारी पहुँचेगी जो कि हिंदी भाषी हैं। बाकी जो लोग हैं लैंग्वेज जो बोलते हैं उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा। तो इसी शब्दावली को विकसित इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर किया। आप देख सकते हो कृषि विज्ञान के ऊपर A to Z यहाँ पर उसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं उसके ऊपर पूरी बुक यहाँ पर दी गई है। मनोविज्ञान के अंदर कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो यूज़ होती हैं वो दी गई हैं। रसायन विज्ञान के अंदर तो ये जो है वो ग्लोसरी बनाने का काम यहाँ पर करता है। ये पॉइंट्स बस आपको यहाँ पर याद रखना था, बाकी यहाँ से कुछ पढ़ने की कोशिश भी मत करना, ठीक है, कोशिश भी मत करना, इसको इग्नोर मारो। ओके, उसके बाद आगे आ जाते हैं और एक इंपॉर्टेंट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है इन पूरे ऑल इंडिया लेवल पर, दैट इज कॉल्ड भारतीय राष्ट्रीय युवा विज्ञान अकेदमी, इन्यास इसको यहाँ पर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा आर्टिकल कवर करना है इसके बारे में हमें। इन्यास की स्थापना अगर आप देखें तो 2014 में यहाँ पर की गई थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसकी अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से बेसिकली इसको थोड़ा सा कवर करना शुरू करना पड़ेगा। देश के युवा वैज्ञानिक इस बात से अपरिचित रह जाते हैं कि देश के अनुसंधान के अलावा उनका एक सामाजिक दायित्व भी यहाँ पर होता है, यानी कि एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। केवल और केवल साइंटिफिक जो एस्पेक्ट है वो नहीं देखना चाहिए। इसको कहते हैं वैज्ञानिक सामाजिक दायित्व, दैट्स कॉल्ड साइंटिफिक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। वैज्ञानिक समुदाय की जो सामाजिक भूमिका है, जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करना है तो उसमें सामाजिक भूमिका भी यहाँ पर दिखेगी। तो इस दिशा में योजनाएं जो हैं वो सरकार की शुरू की गई। एक ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड INSA, इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय भारतीय विज्ञान अकेदमी। इसकी युवा वैज्ञानिक शाखा खोली गई, दैट इज कॉल्ड भारतीय राष्ट्रीय युवा विज्ञान अकेदमी, इन्यास। दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो INSA के अंदर में इन्यास यहाँ पर खोला गया और ये बेसिकली युवाओं पर ध्यान देगा क्योंकि इसके नाम में ही युवा विज्ञान अकेदमी जुड़ा हुआ है। तो युवाओं को आउटरीच गतिविधियों में बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर शुरू किया गया। वर्तमान में इन्यास के विषयों में 102 सदस्य आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत सारे स्कूली बच्चे हो सकते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उन सबको कोविड-19 के दौरान भी इन्होंने संप्रेषित यहाँ पर किया। इन्यास ने 2021 में कई सारी नई पहल शुरू की। इन्होंने साई आर्ट इस शीर्षक से जो है वो बांग्लादेश और थाईलैंड की जो राष्ट्रीय युवा अकादमी है उनके सहयोग पर 3 मिनट की थीसिस विज्ञान संप्रेषण प्रतियोगिता भी यहाँ पर शुरू की। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इतना सा भी। ओके, इसके अलावा अगर आप देखो इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य जानना जरूरी हो जाता है। इन्यास का क्या उद्देश्य है? इन्यास का उद्देश्य यहाँ पर हो जाता है विज्ञान शिक्षा और आउटरीच को बढ़ावा देना, कॉमन बात हो गई। युवा वैज्ञानिकों के बीच नेटवर्किंग को प्रकाशित करना, प्रोत्साहन देना, ये भी जरूरी हो गया। करियर में स्वतंत्रता में युवा वैज्ञानिकों की सहायता करना, भाई युवाओं के लिए किया जाएगा जो भी होगा। अंतः विषय और अंतर जनपदीय वैज्ञानिक संवादों में संलग्नता कायम करना, देश में वैज्ञानिक क्षमता को बढ़ावा देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और युवा अकादमियों का सहयोगात्मक जो है वो विकास करना, ये चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पर जरूरी हो जाती हैं।
और इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए था। इसके अलावा आपको ये मोबाइल ऐप जो इन्होंने लॉन्च किए कोविड-19 के दौरान, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कुछ और भावी कार्यक्रम इनके दिए गए हैं, इनमें से एक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ सब दिमाग सब भ्रष्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास हैं, दैट इज़ डेवलप्ड बाय इसरो। ओके, एंड दैट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, और वैसे ही हमारे पास स्टैटिक पार्ट बहुत सारा है, साइंस के क्षेत्र में अलग अलग तरीके की तकनीकें, इंपॉर्टेंट तकनीकें आ रही हैं जो कि पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करेंगी। तो छोटे छोटे जो काम यहाँ पर हो रहे हैं इनको रोक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ याद रखना कि देयर इज़ समथिंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं, और ये जो आर्टिकल पर्टिकुलर आ जाता है गुजरात सिविल सर्विसेज के बंदे इस पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ेंगे, और कोई इस आर्टिकल को छूने की कोशिश भी नहीं करेगा, सिर्फ गुजरात वाले बच्चे छुएंगे। इसके बाद आगे चलें तो पंजाब वाले छात्रों के लिए ये वाला पर्टिकुलर आर्टिकल आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ पंजाब सिविल सर्विसेज के जो बच्चे हैं वो इस आर्टिकल को छुएं, बाकी किसी को इस आर्टिकल को छूने की ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं, और उत्तराखंड के जो छात्र हैं वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा आगे चलें तो आपको मिल जाएगी इंशा, दैट इज कॉल्ड भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेदमी, इंटरनेशनल नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं कवर कराता हूँ इसको। और इंसा के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा, इसके अंदर में ही ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, दैट इज कॉल्ड इन्यास। ओके, अभी तो पढ़ी इन्यास। ओके, वो यूथ के लिए थी, ये आपकी कॉमन है। ओके, तो यहाँ पर आपको इसका जो मकसद दिखेगा सिर्फ और सिर्फ यूथ के लिए नहीं, बल्कि सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका ध्यान रखना इसका मकसद यहाँ पर हो जाता है बेसिकली। ओके, तो ये सब इनकी पत्रिकाएं हैं, लाइक इंडिया साइंस, ये सब हमें यहाँ पर नहीं जानना, ना ही याद रखना है कि कौन सी पत्रिका प्रकाशित यहाँ पर होती है। इसकी स्थापना इसीलिए ही की गई थी कि विज्ञान की प्रगति और मानवता तथा राष्ट्र कल्याण के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का प्रचार प्रसार हो सके। ओके, इसको इससे पहले ये इंसा जब यहाँ पर बना था, ओके, जब नाम ट्रांसफॉर्म हुआ, इससे पहले से नीसी के नाम से जाना जाता था, दैट इज कॉल्ड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंसेज इन इंडिया, और इसका कुछ नाम बदल करके फिर बाद में जो है वो यहाँ पर कर दिया गया इंसा, दैट इज कॉल्ड इंडियन। इसके मतलब इसका जो नाम है वो यहाँ पर फिर से चेंज कर दिया गया, और आपको पता है कि नाम क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेदमी। और इस तरीके से अगर हम देखें तो ये उभर करके आनी शुरू हुई, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ने, बहुत सारे समाज, विश्वविद्यालय सभी ने मिलकर के इसको यहाँ पर बढ़ावा दिया। इसकी कहाँ कहाँ विशेष बैठकें हुई ये सब आपको जानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और वैज्ञानिकों और जो विज्ञान के संचारक हैं उनके समाज के उनके संवाद के लिए एक सशक्त मंच के रूप में उभर करके आता है। बहुत सारे सम्मेलन, गोष्ठी वगैरह यहाँ पर होती रहती है। हाल ही में 30 जुलाई 2022, एकदम करंट अफेयर है, इंसा ने DST ओके के अंदर में जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में मिलकर के लोक विज्ञान लेखन पर कार्यशाला आयोजन की, याद रखने की कोशिश भी मत करना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर इग्नोर मारनी है। फिर इसकी हिस्ट्री तो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी। ओके, हिस्ट्री आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, और ये सब कुछ इसकी जो हैं वो योजनाएं और पुस्तकें दी गई हैं, ये सब आपको नहीं पढ़ना इधर। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ पुरस्कार भी देते होंगे, ठीक है, पुरस्कार देते होंगे, लेकिन हमारे UPSC के किसी काम का नहीं, इवन ये तो PCS के भी काम का ये नहीं हो जाता। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर नेशनल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, डेट्स को नासी, राष्ट्रीय विज्ञान अकेदमी, भारत में जो मौजूद है। ओके, और ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है स्पेशली, तो राष्ट्रीय लेवल की है इसलिए हम पढ़ेंगे। जरूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश के एग्जाम में तो पूछी जाएगी, PCS में ये पूछी भी गई है, लेकिन ये आपकी सिविल सर्विसेज के काम की भी हो जाती है, क्योंकि एक राष्ट्रीय लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सबसे पुरानी विज्ञान अकेदमी है। इसकी स्थापना 1930 में की गई थी। आप सोच सकते हो स्वतंत्रता से पहले इसकी स्थापना हुई थी। और भारत के जो महान भौतिक विज्ञानी हैं, दैट्स कॉल्ड मेघनाद साहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इसके जो हैं वो संस्थापक अध्यक्ष के रूप में उभर करके आए। तो ये सब पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पर याद रखना है। DST के अंदर में ही जो है वो एक ये स्वायत्त संस्था के रूप में उभर करके आती है। ओके, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। ओके, और मकसद क्या है? मकसद वही है, समाज कल्याण हेतु तकनीक को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक तकनीकी मुद्दों पर जो चर्चाएं हैं, बैठक हैं, उनका सब करना है, सब काम। ओके, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, बाकी ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे साइंटिस्ट इसके अंदर में जुड़े हुए हैं। फुल फॉर्म याद रखो, मकसद याद रखो, ये जानने की ज़रूरत नहीं। चिल्ड्रन साइंस मीट कराते हैं, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं। स्कूल गतिविधियाँ, ये सब तो होता रहता है, फ़ोटो वगैरह देख करके समझ गए होगे। ये सब नहीं करेंगे तो फिर न्यूज में नहीं आएंगे, बात समझ गए? तो इसलिए ये सब किया जाता है। आगे आपको ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं, और पूर्वोत्तर भारत में विज्ञान की जो लोकप्रियकरण संस्थाएं हैं ये आपको पढ़नी है। ओके,
जितने भी छात्र हैं जो असम स्टेट सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं या अरुणाचल में, अपने अपने पर्टिकुलर स्टेट का आर्टिकल यहाँ पर जो है वो पढ़कर ख़त्म करेंगे। त्रिपुरा वाले इसको पढ़ लें, असम वाले इसको पढ़ लें, मणिपुर वाले इसको पढ़ लें, बस ये 2-2 पेज के आर्टिकल इसको यहाँ पर ख़त्म करना है आप लोगों को पढ़ करके, और कोई इनको हाथ लगाने की भी कोशिश ना करे। इसके अलावा मिज़ोरम वाले छात्र इसको कवर कर सकते हैं। मिज़ोरम के बाद आगे चलें तो कर्नाटक वाले छात्रों के लिए ये पर्टिकुलर आर्टिकल है, ज़रूर से पढ़ लें। विज्ञान परिषद प्रयाग की अगर हम बात करें तो प्रयागराज जो कि पहले इलाहाबाद था उसके यहाँ पर ये शुरू की गई, और लगभग 1913 में इस की स्थापना की गई। 110 साल यहाँ पर हो गए, और काफ़ी अच्छी संस्थाओं में से एक संस्था के रूप में उभर करके आती है। इसको भी यूपी जो सिविल सर्विसेज वाले हैं वो इसको यहाँ पर कवर करें, बाकी लोग इसको ना कवर करें चलेगा। ओके, उत्तर प्रदेश की पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको ये पढ़ना है। इसके अलावा आगे चलें तो आपको मिलेगा एक ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड विकास, और इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। दैट्स कॉल्ड विकास वॉलंटरी इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिटी अप्लाइड साइंस, और ये बेसिकली उत्तर प्रदेश की है तो इसको भी आपको खुद से ही कवर करना है, ये मैंने अभी देखा। ओके, और इसको आपको उत्तर प्रदेश के छात्रों को कवर करना है। संस्था के उद्देश्य दिए गए हैं, ज़्यादा डिटेल में कोई भी ना जाए, इवन उत्तर प्रदेश वाले भी इसमें ज़्यादा डिटेल में ना जाएँ। कब बनी, कहाँ पर है, ये सब चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए, सफिशियंट है। ओके, 1-2 इंपॉर्टेंट कार्यक्रम यहाँ पर दिए होंगे, उनको भी याद रखना। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए ही भारतीय विज्ञान संचारक समूह यहाँ पर जो है वो बेसिकली आ जाता है, और ये जो है वो कुछ भी नहीं है। जो साइंस के क्षेत्र में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, उन सब की जो मीट है वो कराने का काम यहाँ पर होता है। सोशल मीडिया के जरिए जो है वो कई सारे कविता पाठ विज्ञान के और विज्ञान वाचन भी यहाँ पर किया जाता है। इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर दे दी बनी हुई है, लेकिन सब वर्क नहीं कर रही ढंग से। ऐसे ही आपको महाराष्ट्र के अंदर मिल जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड मराठी विज्ञान परिषद, और इसके बारे में आपको कवर करना है। जो छात्र महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज के अंदर में जा रहे हैं वो इस आर्टिकल को पढ़ें, बाकी इसको देखें भी ना। इसके बाद आगे चलते हैं और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको इंडियन साइंस न्यूज़ एसोसिएशन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा, अर्थात भारतीय विज्ञान समाचार संघ जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसने जो है वो वैज्ञानिकों द्वारा देश की आज़ादी से पहले जो जो काम यहाँ पर किए गए या जो जो स्थापनाएं वैज्ञानिकों ने यहाँ पर की उनके बारे में बताने का काम इसका उद्देश्य बन जाता है। तो इस समाचार के माध्यम से बेसिकली कई सारे लाइक मेघनाथ साहा हैं, प्रफुल्ल चंद्र राय हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने क्या क्या वर्क किए इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनको बताने का काम इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का है। अलग अलग बुक भी यहाँ पर छापती है। साइंटिस्ट के नाम देख सकते हो, ये सब साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ काम यहाँ पर किया। इनकी किताबें, जर्नल्स, जो भी इनकी राइटिंग्स थी वो सब प्रिजर्व करने का काम भी इसी का यहाँ पर हो जाता है। ओके, तो ये आर्टिकल जो है वो आपको इतना इस तरीके से कवर करना था। बाकी आप देखो तो इसके अंदर से आपको और कुछ यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, इसको इग्नोर भी मार सकते हो। बाकी पढ़ लो अगर टाइम इसको यहाँ पर मिलता है तो, बाकी मेरे हिसाब से तो इसको इग्नोर मार दोगे तो भी चलेगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के छात्र ही आपके जो हैं वो बंगिया विज्ञान परिषद के बारे में पढ़ेंगे, और कोई इसको ना पढ़े। इसके अलावा झारखंड के छात्रों के लिए ये वाला आर्टिकल, उसके अलावा तमिलनाडु के छात्रों के लिए ये वाला आर्टिकल। इसके अलावा आप देखोगे कि मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए यहाँ पर आ जाएगा सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी। ओके, और इसके बारे में आप जो है वो बेसिकली यहाँ पर जो है वो कवर करेंगे, भोपाल स्थित है, और इसके बारे में जस्ट एक पेज है, पढ़ पढ़ा के छुट्टी करो। और इसके अलावा ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर में ही आपका साइंस सेंटर जो है वो वहाँ पर मिल जाएगा, इसके बारे में आपको यहाँ पर कवर करना है। इसके अलावा असम के छात्रों के लिए ये रही साइंस सोसाइटी, पहले भी कवर हो गई है। केरल के छात्रों के लिए ये रही शास्त्र साहित्य परिषद, इसके बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ केरल सिविल सर्विसेज के छात्र इसको पढ़ें। बिहार के छात्रों के लिए खुशखबरी यहाँ पर ये रही कि एक आर्टिकल इन्होंने यहाँ पर दिया है। और अगर आप आगे देखें तो दिल्ली के लिए ये आपको मिल जाएगी लोक विज्ञान परिषद के रूप में, यूपीएससी के लिए किसी काम की नहीं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाले ही इसको पढ़ लें, बाकी लोगों को इसको जानने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा अगर हम देखें मध्य प्रदेश के लिए ही एकलव्य नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली उसके बारे में यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। और एकलव्य नाम से ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर जो है वो बेसिकली खोली गई, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के छात्र पढ़ेंगे। उड़ीसा में ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड सृजनिका, इसका लोगो भी साइड में आपको दिया गया है। ओके, ऐसे लिखा हुआ है ना ये, तो ये सृजनिका को ही यहाँ पर दिखाता है, और इससे एक इमेज भी यहाँ पर जो है वो क्रिएट हो गई। ये बेसिकली एक गैर लैबकारी स्वैच्छिक संस्था है और भुवनेश्वर स्थित यहाँ पर है। इसके बारे में सिर्फ उड़ीसा के छात्र यहाँ पर पढ़ेंगे। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर रह गया, तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में ये आर्टिकल दिया गया है, तो वहाँ पर
आप इसको थोड़ा सा कवर कर सकते हैं, बाकी किसी को कवर करने की ज़रूरत नहीं। लद्दाख भी रह गया, लद्दाख के बारे में आपका जो है वो ये आर्टिकल कवर हो गया जिसमें लद्दाख साइंस फाउंडेशन के बारे में बताया गया है। इसको आपको सिर्फ और सिर्फ लद्दाख वाले कवर करेंगे और कोई इसको कवर नहीं करेगा। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो विज्ञान भारती आ जाता है। विज्ञान भारती बेसिकली अगर हम देखें तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं क्या बात हो रही है। विज्ञान भारती को इन शॉर्ट विभा भी कहते हैं। ओके, विज्ञान भारती ओके, दो शब्दों से मिलकर बना है और विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर विकास और प्रगति जो है वो यहाँ पर कर रही है। जो प्रख्यात वैज्ञानिक हैं उनके नेतृत्व में स्वदेशी विज्ञान के लिए आंदोलन जो है वो इन सब ने यहाँ पर चलाए हैं। भारत के विज्ञान और तकनीकी सरोकार को संबोधित करते हुए प्रोफेसर KI बासु के कुशल नेतृत्व में 80 दशक के शुरुआत में कुछ प्रख्यात वैज्ञानिकों ने इसको शुरू यहाँ पर किया था। 1991 से ये जो है वो आधिकारिक तौर पर नागपुर में बेस जो है वो एक स्वदेशी आंदोलन के रूप में पूरी तरीके से उभर करके आया। तो 2006 में भारतीय विज्ञान भारती के द्वारा विज्ञान संचार के कार्यक्रम जो हैं वो शुरू किए गए और इसके लिए विज्ञान भारती को नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित यहाँ पर किया गया था। इन्होंने विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन जो है बेसिकली अगर इसकी बात करें यहाँ पर तो विज्ञान देखो, ये जो विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन है ये आयुर्वेद के क्षेत्र में एक हितकारों के लिए एक मंच यहाँ पर हो गया। दुनिया भर में आयुर्वेद के ज्ञान को सहयोग और साझा करने का प्रयास ये करता है। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस जो कि 2002 में शुरू हुई थी, इसका 8 संस्करण जो है वो यहाँ पर पूरा हो चुका है। इसका सफल आयोजन जो है वो इस फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर जो है वो बेसिकली शुरू किया जाता है। वैश्विक मंच पर आयुर्वेद को किस तरीके से बढ़ाना है उसमें 40 देशों द्वारा सक्रिय रूप से जो है वो आप देखो कि भाग भी यहाँ पर लिया जाता है। इसी तरीके से महिला सशक्तिकरण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप के माध्यम से शक्ति नाम का जो कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर चलाया जाता है। याद रखने की जरूरत नहीं, हमारे पास अभी और भी कार्यक्रम है जिनको हमें यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान जो है वो विज्ञान भारती ऑर्गेनाइज करती है और इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि मध्य प्रदेश के भोपाल में 2009 में स्थापित हुआ था। वर्तमान भारत के अपशिष्ट खतरों और पर्यावरण समस्याओं की गहरे सरोकार को समझते हुए इस संस्थान को पर्टिकुलरली शुरू किया गया था। विज्ञान भारती इस अनोखी संस्था पर वास्तव में गर्व है। तो विज्ञान भारती जो है उसने ये सब जो है वो सेटअप किए पूरी दुनिया में। देखो इंटरनेशनल वर्क कर रही है, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज इग्नोर मार देता। इंटरनेशनल वर्क कर रही है ये। ओके, तो इंटरनेशनली आयुर्वेद को बढ़ाया, इंटरनेशनली कचरा प्रबंधन पर जो है वो भी यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं। इस बेस तो मध्य प्रदेश में है लेकिन पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो यहाँ पर वर्क हो रहा है। ऐसे ही आपको मिल जाएगा। इसके अंदर में आ जाता है आपका राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यार्थी और युवा संघ। युवाओं में अनुसंधान की शक्ति को जोड़ना है, विद्यार्थियों के लिए हैं, तो कॉमन चीज़ें हैं, इसमें रटने की कोई बात नहीं। ऐसे ही विद्यार्थी विज्ञान मंचन यहाँ पर आ जाता है। जो साइंटिस्ट हैं और जो छात्र हैं उनकी मीट कराने का काम, उनका बेसिकली एक विचार और विमर्श, ये सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से आर्यव्रत विज्ञान अभ्युदय फाउंडेशन है, ग्लोबल इंडिया साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व वेद विज्ञान सम्मेलन है। ये सब जो हैं वो इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। डिटेल में जाने की ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से विवाह वाणी इंडिया के नाम से जो है वो यहाँ पर चलाते हैं ये एक कार्यक्रम को। तो ये सब जो कार्यक्रम है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। 2015 में इसी तरीके से शुरू किया गया था आपका भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव और ये जो है वो एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसे देश में सबसे व्यस्त मंच माना जाता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक, विद्यार्थी, आमजन, शोधकर्ता सब यहाँ पर आते हैं और मानवता की भलाई के लिए विज्ञान का कैसे अनुभव किया जाए उसके बारे में बात करते हैं। ऐसे ही एक कांग्रेस है दैट इज कॉल्ड विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड ओशियन साइंस कांग्रेस, और ये भी जो है वो आपका विभा का एक प्रमुख कार्यक्रम उभर करके आता है और ये जो है वो महासागर के क्षेत्र में सभी चीज़ों पर बात करते हैं। साइंस इंडिया नाम से है, टेक फॉर सेवा के नाम से अलग अलग क्षेत्रों में ये जो है वो इस तरीके के काम यहाँ पर करता रहता है। इतना आपको यहाँ से जो है वो जानने की ज़रूरत थी। इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है दैट इज कॉल्ड फास्ट इंडिया। फास्ट की फुल फॉर्म है फाउंडेशन फॉर एडवांसिंग साइंस टेक्नोलॉजी। इसके बारे में भी हमें यहाँ पर थोड़ा सा जानने की ज़रूरत यहाँ पर हो जाती है। अगर हम बात करें फास्ट इंडिया की तो फास्ट इंडिया विज्ञान के क्षेत्र में एक अनोखी पहल के रूप में उभर के आया। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रमुखता सुनिश्चित की और सक्रिय रूप से इसको बढ़ावा भी यहाँ पर दिया। कई सारे विज्ञान के वर्टिकल जो हैं वो इन्होंने यहाँ पर स्थापित किए। वर्टिकल्स का मतलब होता है विज्ञान के भी अलग अलग क्षेत्र होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैथमेटिक्स अलग हो गया, मैथमेटिक्स के 70 प्रकार होते हैं। ओके, तो ये सब जो हैं वो अलग अलग वर्टिकल्स इनके यहाँ पर होते हैं और एक पर्टिकुलर वर्टिकल जो है वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र
क्षेत्र में वर्क करता है, जिससे कि कार्यशैली बढ़िया होती है और एक सुसंगत और स्थायी माध्यम यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये जो है वो थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। फास्ट इंडिया को वर्ष 2020 में शुरू किया गया था, ओके। और युवाओं को विज्ञान के बारे में सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी तथा गणित, जिसको स्टेम कहते हैं, इसके बारे में बता चुका हूँ, इसके क्षेत्र में करियर बनाने के लिए भारत और विदेशों में जो विविध हितकार हैं उनको एक मंच पर लाने के लिए, एक जीवंत भागीदारी प्रदान करने के लिए इसको 2020 में बनाया गया। नई ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में याद रखने की ज़रूरत है। कई सारे वर्क भी करती हैं, जैसे कि विज्ञान महोत्सव को ऑर्गेनाइज करने का काम भी दे दिया जाता है, या फिर सर्वेक्षण जो है वो काम भी दे दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। कई सारे 2 दिवसीय सम्मेलन लाइक द साइकॉम हडल, ओके। तो इस तरीके के 2021 में अलग अलग शीर्षक से इस काम को यहाँ पर किया जाता है। याद रखना कि फाउंडेशन फॉर एडवांसिंग साइंस टेक्नोलॉजी एक गैर लाभकारी संस्था है। यह भारत विज्ञान महोत्सव नामक एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी जो है वो संचालित यहाँ पर करती है। इसका उद्देश्य वही है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाना और बड़े पैमाने पर विज्ञान में भागीदारी को बढ़ाने का काम भी इनका यहाँ पर हो जाता है, ओके। तो ये सब पॉइंट्स के साथ ही आपको ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है वो ख़त्म करना है। इसके बाद आगे चलते हैं और एक और ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, डेट्स कॉल्ड नेटवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। और इसको बेसिकली आप यहाँ पर कहोगे NOSTC, जैसा कि इमेज के अंदर में भी देख सकते हो। और ये दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेरे हिसाब से तो दिल्ली के छात्रों को पढ़ने की ज़रूरत है इसके लिए, बट ठीक है, हाँ, दिल्ली के छात्र ही इसको कवर कर लें, सफिशिएंट है, ओके। बाकी किसी को इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। हमने तो सुना भी पहली बार है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, ओके। हमने भी आज से पहले, देखो सही बता दूं, इसमें जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन लिखी हुई थी उसमें से सिर्फ 4 से 5 ही ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बारे में हमने सुना था। मैंने भी जब इस मैगज़ीन को यहाँ पर पढ़ा तब जाके समझ में आया कि ये ऑर्गेनाइजेशन भी मौजूद हैं। ये न्यूज़ में नहीं आती हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत की बात हो जाती है, और इसीलिए अब इनको न्यूज़ में लाने की कोशिश की गई है। देखो, अगर ये काम कर रही होती तो इनके ऊपर पर्टिकुलरली 10-15 पेजेस दिए गए होते हैं, लेकिन ये सब ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ नाम की बनी हुई हैं। तो कुछ वर्क कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, ओके। तो जितना है उतना पढ़ पढ़ा के छुट्टी करो, क्योंकि मैगज़ीन 100 पेज की है, हमें इतना नहीं कवर करना, ओके। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा लिखा हुआ है ज्ञान विज्ञान, ये कविता दी गई है यहाँ पर, यह हमारे किसी काम की नहीं होती। जनमानस तक जाए विज्ञान, बिल्कुल जाना चाहिए, हम मना नहीं कर रहे, ओके। तो ये चीज़ें हैं। ये फिर पहेली वगैरह आ जाती है, लेखकों के लिए निर्देश आ जाते हैं, विज्ञान प्रगति के सब्सक्रिप्शन का जो है वो चार्ट यहाँ पर आ जाता है। ये आपका देखो तो रिकॉर्ड 98 पेजेस यहाँ पर जो हैं वो दिए गए हैं, और मुझे पता है ये किस तरीके से कवर करनी थी और मैंने उसी तरीके से कवर की। इसमें अगर किसी को लगता है कि ये गलत तरीके से कवर हो गई है या ये बहुत चीज़ें यहाँ पर छोड़ दी हैं, तो एक बार आप इसको पूरा पढ़िए, और पढ़ने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज़ यू हैव वेस्टेड योर टाइम, ओके। तो थोड़ा टाइम को यहाँ पर ध्यान में रखो। ज़रूरी नहीं है कि ये सब पब्लिश किया है तो हमारे काम का होगा ही होगा, ज़रूरी भी नहीं है, ओके। तो इस तरीके से जो 98 पेज की मैगज़ीन थी ये हमने यहाँ पर कवर की, और इसकी PDF आपको पता है कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। कुछ खास काम का नहीं है, PDF को ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश मत करो, जो 2-1 पॉइंट निकलते हैं उसको कहीं नोट्स वगैरह में लिख करके PDF को डिलीट कर देना, ओके, अपने मोबाइल फ़ोन से, क्योंकि ये सब रखने की ज़रूरत नहीं है। और जितनी ज़्यादा इकट्ठी होंगी उतनी ज़्यादा टेंशन ड्यूरिंग मेंस एग्ज़ाम और प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपको देखने के लिए मिलेगी। तो उसी के साथ थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बंद करते हैं वीडियो को, और चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। अच्छा, शेयर वगैरह कर देना।